जम्मू में ये बहुत प्रचलन है कि कैंसर का नाम नहीं लिया जाता। लोगों को डर लगता है ये बोलने से कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है, नाम लेने से ही हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। कैंसर डेथ सेंटेंस नहीं है। कैंसर एक ऐसी डिजीज है, जस्ट लाइक ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, जस्ट लाइक डायबिटीज, कैंसर भी ट्रीटेबल है। डायग्नोसिस करवाएं और राइट टाइम पे ट्रीटमेंट लें तो डेफिनेटली यू विल बी ऑल फाइन। नमस्कार, मैं ऋत्विक महाजन आपका स्वागत करता हूं टुवर्ड्स हिल, स्पॉन्सर्ड बाय उजाला सिग्नल्स, जेके मेडिसिटी जम्मू में। इस शो के माध्यम से हम आप तक लेकर के आते हैं एक एक्सपर्ट पैनल ऑफ डॉक्टर्स जो कि मदद करती है आपको लेने में राइट हेल्थ डिसीजन एट द राइट टाइम। इसी मुहिम में आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर रिचू शर्मा जी, जो कि एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है एट उजाला सिग्नल्स, जेके मेडिसिटी जम्मू। डॉक्टर रिचू, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर रिचू, जैसे कि मैंने आपके प्रोफाइल में पढ़ा मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मैं जानना चाहूँगा कि ये मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बनने तक की जर्नी आपकी कैसे हुई? कैसे आपने डिसाइड किया कि एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मुझे बनना है और लोगों को जो कि कैंसर से जूझ रहे हैं उनका ट्रीटमेंट करना है? एक्चुअली मैंने अपने MBBS जम्मू से ही करी है, MD भी जम्मू से करी है। तो जब MD के बाद मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में ही थी, तो काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आते थे जो कि किसी ना किसी तरह से किसी कैंसर से जूझ रहे होते थे, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास हमेशा एंड स्टेज तक पहुंचते थे। तो ये चीज़ हमेशा मुझे कहीं ना कहीं ट्रिगर करती रही है कि क्या वजह है कि हमारे पास वो लोग टाइम पे नहीं पहुंच पाते और जब हम उनकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में चीज़ थी कि हाँ, मुझे कुछ ना कुछ उस लेवल पे करना है। तो फिर आफ्टर डूइंग माई MD रजिस्ट्रारशिप, आई स्टार्टेड माई DNB इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी। तो मैंने डॉक्टरेट इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी की है फ्रॉम नेशनल बोर्ड न्यू दिल्ली से, फ्रॉम आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव। तो 2018 से लेके 2021 तक मैं वहीं रही हूँ। देन उसके बाद आई वर्कड एज ए कंसल्टेंट देयर ऑल्सो। तो लास्ट ईयर 2024 में, क्योंकि आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू कम बैक टू माई जम्मू, तो जम्मू मेरा होम टाउन है और हमेशा मैं यही चाहती थी कि मैं जितना कर सकूं सर्विसेज वो मुझे अपने एरिया में ज़रूर देने चाहिए, क्योंकि बाकी स्टेट्स के मुकाबले Tier 1 सिटीज़ में, दूसरी जगह देखा जाएगा तो जम्मू में अभी भी कैंसर अवेयरनेस को लेके कहीं ना कहीं हम लोग बहुत पीछे हैं। तो दैट वाज द रीज़न आई मूव बैक टू जम्मू और लास्ट 1 ईयर से आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एट उजाला सिग्नल्स, जेके मेडिसिटी जम्मू। तो अब मुझे आके अच्छा लग रहा है एंड मुझे लगता है कि फ्यूचर में और ज़्यादा मैं इस एरिया में, इस फील्ड में कुछ ना कुछ कर पाऊंगे। जी डॉक्टर रिचू, आई थिंक इस शो के माध्यम से भी मैं आज आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूँगा, कैंसर के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में, ट्रीटमेंट और कुछ मिथ्स के बारे में। तो डॉक्टर रिचू, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि जैसे कि आजकल ट्रीटमेंट्स बहुत टारगेटेड हो गए हैं, स्पेशलाइजेशन के बाद सुपर स्पेशलाइजेशन आ रही हैं, उसी तरह एक व्यक्ति जो कैंसर से जूझ रहा है उसको कैसे डिसाइड करना होता है कि एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, मेडिकल या सर्जिकल? इसके बारे में अगर आप दर्शकों को थोड़ा बताएं। कैंसर ऐसी बीमारी है जिसमें 3 मोडालिटीज़ हैं ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। रेडिएशन भी होता है, सर्जरी भी होता है एंड कीमोथेरेपी एंड अदर एडवांस ट्रीटमेंट जो कि अब हमारे पास अवेलेबल है इंडिया में। रहता ये है कि जैसे पेशेंट किसी अर्ली स्टेज में डायग्नोज होता है, ठीक है। अर्ली स्टेज इन दैट सेंस जब वो एक ऑर्गन तक लिमिटेड है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट तक लिमिटेड है, अगर कॉलन कैंसर है तो कॉलन तक लिमिटेड है, लंग कैंसर है तो लंग तक लिमिटेड है। इसका मतलब लोकलाइज्ड में हम उसे जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, जिसको हम क्योर बोलते हैं, ठीक है। तो उस केसेस में क्या रहता है कि मोस्टली सबसे पहले कोशिश ये होती है कि वो सर्जिकली एक्सेसिबल हो। कोई भी कैंसर जिसको हम सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं तो डेफिनेटली सबसे बड़ा क्योर वही होता है। तो उसमें एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या कि सर्जन का रोल आता है, ठीक है। देन जब एक सर्जरी हो जाती है, सर्जरी के बाद हम लोग सील ऑफ करते हैं, तब रेडिएशन का रोल आता है। या फिर वो ट्यूमर्स जो कि बहुत बड़े हैं उनको सर्जिकली पूरा नहीं रिमूव किया जा सकता, उस केसेस में हम लोग रेडिएशन पहले करवाते हैं, देन वी गो फॉर इधर सर्जरी और कीमोथेरेपी। तो हर एक कैंसर का, हर एक ट्यूमर स्टेज के अकॉर्डिंगली ये डिसीजन होता है कि पहले वो रेडिएशन होगा, पहले सर्जरी होगी या पहले कीमोथेरेपी होगी। एंड वो कैंसर्स जो कि हमारे पास एडवांस स्टेज में आते हैं, जैसे कि स्टेज 4 है। स्टेज 4 से हमारा मतलब है, जैसे लोग भी इन चीज़ों को लेके काफ़ी परेशान रहते हैं कि स्टेज 4 है तो मतलब कोई इलाज नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेज 4 में हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत है। हम लोग कीमोथेरेपी दे सकते हैं और टेलर ट्रीटमेंट होता है अकॉर्डिंग टू द ट्यूमर, साइट ऑफ ट्यूमर, साइज ऑफ ट्यूमर एंड स्प्रेड ऑफ ट्यूमर। तो हमारे पास सब ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो डेफिनेटली द स्टेज ऑफ कैंसर डिसाइड्स कि उसको पहले सर्जरी देनी है, रेडिएशन करना है या कीमोथेरेपी देना है। जी डॉक्टर जो जम्मू के कैंसर सिनेरियो के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो प्रैक्टिस रही है, किस तरह के पेशेंट कैसी कंप्लेंट्स लेकर के आते हैं, उनमें क्या चीज़ें जो हैं वो प्रेवलेंट है कैंसर जो कार्सियोजेनिक है, और
क्या लाइफस्टाइल फैक्टर्स है जो इस चीज़ को थ्रेटन कर रहे हैं? सो अगर मैं बात करूंगी कि कौन से सबसे कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स पेशेंट लेके आते हैं, तो हमारे एरिया में पर्टिकुलरली जो मैंने देखा इस पीरियड के दौरान, सबसे कॉमन क्या है, स्मोकिंग इज़ अ वेरी कॉमन फैक्टर। तो काफ़ी लोग स्मोकर्स हैं, ठीक है, अल्कोहल इंटेक है उनका बहुत ज़्यादा, जो कि आप ये बोल सकते हैं एक नॉर्मली जो सोशल अल्कोहल इंटेक हमारा रहता है मार्जिन उससे भी ज़्यादा है। तो मोस्टली पेशेंट्स हमारे पास आते हैं प्रोलॉन्ग कफ लेके, जिनको 2-2, 3-3 महीने से कफ जा नहीं रही होती। तो डेफिनेटली जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो काफ़ी पेशेंट लंग कैंसर के निकल के आते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको क्रॉनिकली पेट में दर्द रहता है, वेट लॉस हो रहा है, या कभी ब्लीडिंग आ रही है मोशंस में। तो मैक्सिमम लोग क्या समझते हैं कि शायद पाइल्स होंगी, जो बहुत कॉमन है। हम कहते हैं कि बवासीर की शिकायत है तो कुछ नहीं करना है, हमने गर्म चीज़ खा ली इससे हो गया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम इवैल्यूएट करते हैं कि फाइंड आउट कि ये कहीं ना कहीं कॉलन से रिलेटेड है, रेक्टम से रिलेटेड है, या इवन कि स्टोमक कैंसर के केसेस भी निकल के आते हैं। तो डेफिनेटली हर एक साइन एंड सिम्टम कहीं ना कहीं हमें डायरेक्शन देता है कि कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकता है। एंड जस्ट बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर की या जम्मू की प्रेवलेंस के बारे में बात करूँ तो मेल्स में सबसे कॉमन कैंसर जो हमें देखने को मिल रहे हैं वो है कोलोरेक्टल कैंसर, जो कि बड़ी आंत का कैंसर होता है रेक्टम एरिया के आसपास। लंग कैंसर्स आर वेरी मच कॉमन। एंड थर्ड वन जो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है ओरल कैविटी, जो कि बिकॉज ऑफ टोबैको च्यूइंग हमें कहीं ना कहीं मुंह का कैंसर या गले का कैंसर देखने को मिल रहा है। एंड फीमेल के कैंसर्स की बात करें तो फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर्स, डेफिनेटली स्तन कैंसर बहुत कॉमन है फीमेल्स में, वो सबसे ज़्यादा हमें पेशेंट्स को देखने को मिल रहा है। एंड थैंकफुली ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर होता है, बिकॉज ब्रेस्ट इज एन एक्सटर्नल ऑर्गन, तो हमें बहुत सारे पेशेंट्स जो होते हैं अर्ली स्टेज में भी पिक हो जाते हैं जब उनको कहीं पे कोई गांठ फील होती है या कोई अल्सरेशन फील होती है। उसके अलावा स्टोमक कैंसर एंड कोलोरेक्टल कैंसर फीमेल्स में भी कॉमन हो चुका है एज कम्पेयर टू द मेल्स। तो सबसे कॉमन ये कैंसर्स हमें जम्मू के जो सिटी के आसपास देखने को मिल रहे हैं। जी डॉक्टर रिचू, मैं जानना चाहूँगा क्या कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप्स होते हैं मेल्स और फीमेल्स में जिनमें उनको अपनी एक रेगुलर जैसे कि स्क्रीनिंग कराते हैं वो करवानी चाहिए, और ध्यान रखना चाहिए कि अर्ली, आपने बोला कि काफ़ी पेशेंट्स जो आते हैं वो यूजुअली ऐसे स्टेज पर आ जाते हैं जहाँ पर कैंसर स्प्रेड हो गया होता है, तो अर्ली डिटेक्शन के लिए क्या कोई एज सेगमेंट है और क्या कोई स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल है जो फॉलो करना चाहिए? सो बेसिकली इफ़ आई टॉक अबाउट इंडियन गाइडलाइंस, तो उसमें हमारे पास इंडिया में 2 मेन कैंसर्स हैं जिसके लिए स्क्रीनिंग अवेलेबल है, ठीक है, थ्रू आउट द इंडिया। दैट इज़ दोनों फीमेल के कैंसर्स हैं, वन इज़ अ ब्रेस्ट कैंसर एंड सेकेंड इज़ अ सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। तो इन दोनों कैंसर्स में एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में स्क्रीनिंग अवेलेबल है, उसकी वजह से हम लोग मोर देन 80-90% जो पेशेंट्स होते हैं उसको अर्ली स्टेज में हम लोग पिक कर लेते हैं, ठीक है। उसमें सबसे कॉमन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट द ब्रेस्ट कैंसर, तो एक अगर एवरेज रिस्क महिला है, एवरेज रिस्क का मतलब ये हो गया जिनकी कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री नहीं है, जिनकी सिबलिंग्स में या मदर में या किसी में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री नहीं है, वो एक एवरेज रिस्क है जो कि एक जनरल पॉपुलेशन में रहता है। तो हम उनको यही कहते हैं कि लाइक जैसे दे एंटर द एज ऑफ 40 के बाद वो एक मैमोग्राफी ज़रूर करनी चाहिए बेसलाइन में, ताकि हमें पता चल जाएगा कि ब्रेस्ट आर्किटेक्चर कैसा है, कोई ऐसा सस्पेक्टेड लीजन तो नहीं जो कल कैंसरस में कब तब्दील हो सकता है, कैंसर बन सकता है। अगर उसको आगे जो उनकी रिपोर्टिंग आती है उसके अकॉर्डिंगली वी डिसाइड कि हमें एनुअल मैमोग्राफी करनी है, एवरी 2 ईयर्स करनी है, 3 ईयर्स करनी है, ठीक है। वो पेशेंट्स अगर 40 से पहले की बात करें, क्योंकि अभी लोग अवेयर हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स भी आते हैं पूछने के लिए, तो हम उनको क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सिखा देते हैं कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिन कर सकते हो आप। उसको अगर आप मंथ में एक बार भी करते हो तब आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाता है, ग्रॉसली आपको कोई ना कोई अगर कहीं पे कोई गांठ होगी तो यू कैन पिक इट आउट, पर आप जाके डॉक्टर के पास जा सकते हैं जिससे फर्दर डायग्नोसिस हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग अपना वो चलाते हैं जो एटलीस्ट अप टू द एज ऑफ 65-70 ईयर्स तक हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ वी टॉक अबाउट द सर्वाइकल कैंसर, तो डेफिनेटली सबसे पहले जो कि HPV वैक्सीनेशन अभी टॉक ऑफ द टाउन है, क्योंकि हर एक गाइडलाइंस बता रही है कि इवन यू आर एंटरिंग द एज ऑफ 9, तो इवन अगर वो मेल है या फीमेल चाइल्ड है, आप दोनों को वैक्सीनेट करा सकते हो फॉर HPV वैक्सीनेशन। अगर वैक्सीनेशन वाला पार्ट हो जाता है, उसके अलावा स्क्रीनिंग की बात करें तो एट द एज ऑफ 21, मतलब 20 के बाद से ही आप सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग स्टार्ट कर सकते हो। उसमें एक पैप स्मेयर होता है जिसमें एक कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट या कोई भी एक ट्रेन नर्स होती है, वो स्वैब ले सकती है वेजाइनल एरिया से, जिसको हम एवरी 3 ईयर्स हम फॉलोअप करते रहते हैं। एवरी 3 ईयर्स कैन बी डन। कोई पॉजिटिविटी आती है कहीं पे कुछ एबनॉर्मल, तो तब हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितना अर्ली करना होता है। और एक HPV DNA टेस्ट होता है जिसको हम एवरी 5 ईयर्स करते हैं, जो 30 ईयर्स के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोनों ही चीज़ें पर्टिकुलरली हर एक फीमेल को करनी चाहिए, अनमैरिड और मैरिड, आफ्टर द एज ऑफ 21 ईयर्स इट इज़ रिकमेंडेड इन इंडिया। ये 2 मेन कैंसर्स होते हैं। उसके अलावा जैसे कुछ पेशेंट्स हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है कि उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव मीन्स हमारे पेरेंट्स हो गए कि जेनेटिक्स का कितना बड़ा रोल होता है कैंसर में। डेफिनेटली। तो कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग भी है, अभी हम करते हैं कुछ पेशेंट्स में जिनमें स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, जिसमें हम
एवरी 5 years या एवरी 10 years कॉलोनोस्कोपी करवाते हैं प्रोफिलेक्टिकली, ताकि हमें पता चल जाए कि कॉलन कैंसर डेवलप तो नहीं हो रहा है। या फिर हम पेशेंट्स जो बहुत हैवी स्मोकर्स हैं तो 50 years के बाद हम कुछ हाई रिस्क पेशेंट्स में इवन की लो डोज सिटी स्कैन ऑफ दी चेस्ट भी करवाते हैं, जस्ट टू फाइंड आउट कि हम अर्ली कोई कैंसर पिकअप नहीं कर ले। तो ये कुछ चीज़ें कैंसर्स हैं जहाँ पे स्क्रीनिंग अवेलेबल है, हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली विद अदर कैंसर्स जो कि इनमें इंक्लूड नहीं होते हैं, उसमें हमें यही चाहिए कि कोई भी सिम्टम है तो हमें उसको सीरियसली लेना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हमें ओवर द काउंटर मेडिकेशन ले ली, पेन है तो हमने पेन किलर्स खा ली, नहीं। यू हैव टू कॉन्टैक्ट अ डॉक्टर, आपको डॉक्टर से मिलना है, यू हैव टू गेट योरसेल्फ थॉरोली चेक्ड ताकि हम उसको टाइमली पिक कर सकें। डॉक्टर जो हम बात कर रहे हैं डिटेक्शन की, यहाँ पे एक सवाल मेरे मन में आता है जो कि बहुत मुझे कॉमनली देखने को मिलता है। लोग कहीं ना कहीं डायग्नोस्टिक से डरते हैं कि कहीं हम बायोप्सी या कुछ कराएं जिससे कैंसर फैल ना जाए। ये एक मिथ है, और क्या इसमें कोई प्रामाणिक सच है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं और इसके थोड़ा मतलब जानकारी साझा करें कि कैसे बायोप्सी को लेकर के जो मिथ है लोगों में ये गलत है। देखो बेसिकली ये मिथ ही है। मिथ इसलिए है कि इसके लिए कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। अब लोगों को डर लगता है कि जैसे एक ट्यूमर है, कहीं पे गांठ है, ठीक है, हम उसको अगर हम बायोप्सी ले रहे हैं तो बायोप्सी से क्या होगा कि जिस ट्रैक्ट से वो जा रहा है तो वहाँ पे वो अपने कुछ ट्यूमर डिपॉजिट छोड़ देगा। रेयरली होता है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ऑलमोस्ट इन एवरी केस, इट इज़ कम्प्लीटली सेफ, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली जब तक हमें ये नहीं पता है कि वो जो हमारे पास एक लीजन है जो सस्पेक्टेड लीजन है कि वो कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है। हर एक लम्प, हर एक लीजन कैंसरस नहीं होता, कभी ऐसे भी चांसेस हैं कि वो नॉन कैंसरस होगा, बट उसको पता करने का तरीका क्या है हमारे पास कि वी हैव टू लाइक सी थ्रू इट कि वो टिश्यू के बीच में कैंसर सेल्स पॉजिटिव हैं कि नहीं, डेफिनेटली। तो इसलिए बायोप्सी हमारे लिए फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट है फॉर गेटिंग टू अ डायग्नोसिस कि क्या वो कैंसर है कि नहीं। तो इसलिए बायोप्सी से कोई डिजीज स्प्रेड नहीं होता है। डेफिनेटली वी गेट टू नो कि टाइप ऑफ कैंसर क्या है, क्योंकि हर एक कैंसर का ट्रीटमेंट डिफरेंट है, हर एक कैंसर का कीमोथेरेपी जो ड्रग होती है जो हम यूज़ करते हैं वो डिफरेंट है, हर एक कैंसर का बिहेवियर डिफरेंट है, प्रोग्नोसिस डिफरेंट है। तो जब तक कि हमें ये पता नहीं चलेगा कि हम कौन से कैंसर से डील कर रहे हैं जिसको हम बायोप्सी के बिना नहीं पिक कर सकते, डेफिनेटली हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि बायोप्सी से नहीं घबराना चाहिए। सिंपल निडल से भी हो जाती है जिसको हम FNA बोलते हैं, और सिंपल बायोप्सी जो हो रही थी एक बायोप्सी गन से होती है, तो उसमें कोई ऐसा भी नहीं होगा कि कट लगेगा, स्टिचेस लगेंगे, ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि इवन की सिर्फ एक निडल प्रिक जैसी फीलिंग आती है जिसको हम लोकल एनेस्थीसिया में दे देते हैं ताकि पेशेंट के लिए पेनलेस प्रोसीजर रहे। तो इसलिए कहीं पे भी सस्पेक्टेड लीजन है तो किसी भी इंसान को नहीं डरना चाहिए, थॉरोली चेक करवाना चाहिए, बायोप्सी करवानी चाहिए, इसके लिए कोई डर की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर जी, मेरा अगला सवाल उन तमाम युवाओं के लिए है जो एक सीडेटरी लाइफस्टाइल से जूझ रहे, खासकर डिजिटल लाइफस्टाइल जहाँ पर हमारा डिजिटल यानी कि टेक्नोलॉजी एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है। किस तरह के रिस्क फैक्टर्स उनको फ्यूचर में फेस करने पड़ सकते हैं और क्या लाइफस्टाइल चेंजेस उनको आज करना ज़रूरी है? देखिए लाइफस्टाइल जो होता है ना, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपका हेल्दी लाइफस्टाइल होता है वो सब चीज़ों से आपको लाइफस्टाइल डिजीज़ से भी बचाता है। एंड कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि आने वाले टाइम में एक एपिडेमिक बनने वाली है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कितना इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। एंड कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो होती है ना, और जो कैंसर रहता है ना वो एक डेकेड पहले आपके प्रोसेस बॉडी में शुरू हो चुका होता है। तो एटलीस्ट कुछ चीज़ें हैं जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड हेल्दी लाइफस्टाइल डेफिनेटली हेल्प करता है पेशेंट को। एटलीस्ट 30 मिनट्स की वॉक अगर आप डेली कर रहे हैं या 20 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक भी डेली ले रहे हैं, एक डाइट ले रहे हैं जो विच इज़ वेरी रिच इन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में रहे, हाई फाइबर डाइट होती है, डेफिनेटली आपका गट मोटिलिटी अच्छा रहेगा, आपका गट हेल्दी रहेगा, तो उस एरिया में कहीं ना कहीं आपको रिस्क फैक्टर्स कम होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आजकल के युवाओं को देखने को मिल रही है और हमें जो सबसे बड़ा कंसर्न है, दैट इज़ स्मोकिंग। स्मोकिंग को एक आप मान के चल सकते हो कि एक काइंड ऑफ ये सिग्नल के तौर पे हम मान सकते हैं, क्योंकि जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग के डिफरेंट फॉर्म्स है। लोग टबैको च्यू कर रहे हैं, लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, आजकल वेपिंग का इतना ज़्यादा वो ट्रेंड आ चुका है जिसको एज ए वो एक चीज़ तरह से क्या बोल सकते हैं कि हम लोग मतलब काइंड ऑफ जो आज की सोशल जो हमारा सर्कल है जिसमें लगता है स्टूडेंट्स को लगता है एक ट्रेंड बन चुका है कि हाई स्कूल इट लुक्स कूल, ठीक है। तो बेसिकली इट्स नॉट कूल, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जो चेंजेस है आज आपको नहीं दिखते बिकॉज यू आर कम्प्लीटली हेल्दी। 20 and 30 में पेशेंट एक यंग फीमेल या यंग मेल है वो हेल्दी है, उनको नहीं पता चलता। बट व्हेन यू एंटर इन योर लेटर स्टेजेस, ये चीज़ें डेफिनेटली जो स्लोली इम्पैक्ट कर रही होती हैं, आपकी लंग्स कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, आपकी ओरल कैविटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, आपकी गट कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। ये चीज़ें हमें दिखती है लेटर स्टेजेस में जब हमारे पास हमारे हाथ से निकल चुकी होती है। सो वी शुड ऑलवेज से नो टू स्मोकिंग इन एनी फॉर्म, इवन सेकेंड हैंड स्मोकिंग ऑल्सो, कि आपके साथ में कोई बंदा स्मोक कर रहा है, डेफिनेटली आप भी उससे एक्सपोज हो रहे हो।
एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक, आपका लीवर कॉम्प्रोमाइज़ होता है, बाद में लीवर कैंसर बन सकता है, आपको स्टोमक कैंसर में रिस्क फैक्टर होता है। एंड थर्ड वन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो डाइट विच इज़ नॉट, हम जंक फूड ले रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स खा रहे हैं, हम लोग प्रोसेस्ड फूड्स ले रहे हैं, इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं वो केमिकल्स हैं जो हमारे गट के साथ बिहेव करेंगे। एंड कई बार ऐसा होता है कि वो लोग हमारे इवन कि सेलुलर लेवल पे जाके हमारे जीन्स के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं, हमारी म्यूटेशंस होती हैं, डेफिनेटली हम लोग बाद में किसी भी तरह के कैंसर से जूझ कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारा सारा लाइफस्टाइल चेंजेस, हमारा सारा का सारा डाइटरी, ये कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर में इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए उस चीज़ को जितना टाइमली हम लोग रोक लेते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। डॉक्टर रिचू, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो आपने बात की अभी कि एडवांसमेंट्स बढ़ती जा रही है, एआई आ रहा है, टारगेटेड टेक्नोलॉजी से कैंसर को ट्रीट किया जाए, क्या लेटेस्ट इनोवेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं आज के युग में कैंसर को ट्रीट करने के लिए? अभी सिर्फ कैंसर का ट्रीटमेंट एक कीमोथेरेपी तक लिमिटेड नहीं है। तो कीमोथेरेपी बेसिकली क्या होती है कि दीज आर केमिकल ड्रग्स जो हम यूज़ करते थे कैंसर को ट्रीट करने के लिए, एंड डेफिनेटली उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं। तो अभी हमारे पास जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है ना, दैट इज मतलब नाउ इट्स एन एरा ऑफ प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी। एंड व्हाट डू वी मीन बाय प्रिसीजन? प्रिसीजन का मतलब ये कि टू बी प्रिसाइज, जहाँ पे हमें हिट करना है हमें उसी को हिट करना है। तो डेफिनेटली कैंसर्स ऐसे हैं, कहीं ना कहीं अगर मैं सेलुलर या मॉलिकुलर लेवल पे बात करूंगी तो हर एक कैंसर एक डेफिनेट जीन्स कैरी करता है, एंड उस जीन्स की म्यूटेशन की वजह से कैंसर जो होता है बनता है और कैंसर प्रोग्रेस करता है, ट्रीटमेंट से रेजिस्टेंट हो जाता है, एक टाइम के बाद कीमोथेरेपी भी काम करना बंद हो जाती है। सो ये जो टेलर्ड ट्रीटमेंट है या प्रिसिशन ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है, जिसमें वी हैव नाउ टारगेटेड थेरेपीज अवेलेबल, जो पहले सिर्फ यूएस में अवेलेबल थी, अब इंडिया में अवेलेबल है टारगेटेड थेरेपीज। एंड और रिसेंट की तरफ बात करी जाए तो इम्यूनोथेरेपीज। इम्यूनोथेरेपी वो ड्रग्स हैं वो जो हमारी बॉडी को ही तैयार करती है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को ही तैयार करती है कैंसर से फाइट करने के लिए, एंड वो सब चीज़ें फैसिलिटीज़ हमारे पास इंडिया में अवेलेबल हैं। उसके अलावा अभी और भी प्रिसिशन की आगे जा रहा है। वी हैव नाउ न्यू थेरेपीज आर कमिंग अप बाय द नेम ऑफ CAR-T सेल थेरेपीज है, जिसमें हमारे जो आप बोल सकते हैं कि सबसे लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो फाइटर सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, उन्हीं को और एक्टिवेट करके बॉडी में डाला जाता है ताकि आपकी बॉडी में फाइट करें। तो अभी कीमोथेरेपी के अलावा वी हैव टेलर्ड ट्रीटमेंट एज पर द कैंसर, क्योंकि हर एक कैंसर स्पेसिफिक म्यूटेशन कैरी करता है। उस म्यूटेशन के लिए नाउ वी हैव टारगेट्स अवेलेबल, तो जिसकी वजह से आप ट्रीटमेंट जो है सिर्फ कीमो तक लिमिटेड नहीं रह गए। हम पेशेंट को बहुत जल्दी होपलेस होने के लिए नहीं बोलते, क्योंकि हमें पता है कि वो ट्रीटमेंट अगर इवन इफ फर्स्ट लाइन फेल होती है, सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट फेल होता है, देन वी हैव थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स लाइन्स ऑल्सो हम पेशेंट को ऑफर कर सकते हैं। बस इंपॉर्टेंट क्या है, एक डॉक्टर पे भरोसा रखें, एक ट्रीटमेंट पे भरोसा रखें और खुद पे भरोसा रखें कि आप ठीक हो जाओगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट। डॉक्टर जी, जब एक पेशेंट को आप अर्ली डायग्नोसिस करते हैं, मैं पेशेंट जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा कि क्या पेशेंट जर्नी होती है और किस तरह से एक जर्नी जो एक कैंसरस पेशेंट है वो अपनी जर्नी को एक अच्छा बना सकता है ताकि वो ट्रीटमेंट की ओर चले, बढ़े और प्रोग्रेस करे। ओके, सो जैसे मैंने कहा कि सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि सबसे पहले आपको ये समझना है कि कोई भी अबनॉर्मल चीज़ आपकी बॉडी में हो रही है तो वो चीज़ के लिए आपको डेफिनेटली यू आर नॉट एन एक्सपर्ट। हम लोग एक नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन एक्सपर्ट नहीं होती, तो हमें किसी की हेल्प लेनी है तो वो हेल्प कौन हो सकता है? एक मेडिकल प्रोफेशनल। ठीक है, अगर आपको किसी भी जगह पे एबनॉर्मल लंप फील हो रही है जो पहले नहीं थी, ठीक है, साइज़ में बढ़ रही है, उसके ऊपर पेन हो रहा है या उसके ऊपर अल्सरेशंस हो रही है, आपको खांसी हो रही है जो इतनी लंबी है, इवन इफ आप एंटीबायोटिक सब कुछ ले रहे हो पर ठीक नहीं हो रही है, आपका वेट लॉस हो रहा है कि जो कि वॉलंटरली आप लूज़ नहीं कर रहे हो, आपका वेट लॉस हो रहा है, आपको लग रहा है आप पेल होते जा रहे हो, आपका ब्लड कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, आपको यूरिन में ब्लड आ रहा है, आपको अगर मोशन स्टूल्स में ब्लड आ रहा है जो कि रिकरेंट है, बार बार आया जा रहा है, तो डेफिनेटली ये साइंस, इनमें से कोई ना कोई साइन होता है जो पेशेंट पिक करता है। फिर वो अपने किसी कंसर्न डॉक्टर के पास जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप स्टार्टिंग में ही ऑन्कोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, आपको इतना नेगेटिव नहीं सोचना है कि कैंसर ही होगा, बट उसके अलावा आपको एटलीस्ट एक जनरल प्रैक्टिशनर या एक जनरल फिजिशियन के पास डेफिनेटली जाना है। देन जब हमें लगता है कि किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन से हमें लग रहा है कि इस तरह का सिम्टम है, तो देन वी गो फॉर दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक तो हम इमेजिंग करते हैं, ठीक है ना, वेदर इट इज़ एन सिंपल अल्ट्रासाउंड, चेस्ट एक्सरे से स्टार्ट होते हैं, हम लोग सिटी स्कैन करते हैं, MRI करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन जो सिम्टम रहता है पेशेंट का। जब हमें आइडिया लग गया कि हाँ वहाँ पे एक सस्पेक्टेड गांठ है या लीशन है जो कि कैंसर हो सकता है, देन वी हैव टू डू अ टिश्यू डायग्नोसिस, क्योंकि जब तक हमारे पास 100% प्रूफ नहीं है कि वो कैंसर है, हम ट्रीट नहीं कर सकते। डेफिनेटली अपफ्रंट सर्जरी भी नहीं कर सकते, रेडिएशन नहीं दे सकते, हमारे पास एक वैलिड एविडेंस होना चाहिए कि दैट वी आर डीलिंग विद कैंसर, राइट।
तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि उनका एक बायोप्सी डायग्नोसिस ले लिया, देन बायोप्सी शोज व्हाट टाइप ऑफ कैंसर इट इज, वेदर इट इज अ कैंसर और नॉट, देन वी डिसाइड एज पर द स्टेज ऑफ द पेशेंट, मतलब कि वो लोकल ही है, सर्जिकली एक्सेसिबल है तो सर्जन सर्जरी करेंगे, नहीं है तो हम रेडिएशन के लिए जाते हैं या फिर हम कीमोथेरेपी स्टार्ट करते हैं। एंड डेफिनेटली ये ट्रेंड आगे फॉलो होता रहता है। एंड इन दोज पेशेंट जिस पे हमने अर्ली स्टेज में पिक किया होता है, एक टाइम के बाद ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है एंड उस ट्रीटमेंट के बाद फिर हम लोग एक रेगुलर फॉलो पेशेंट को समझाते हैं जस्ट टू फाइंड आउट इन एनी केस फ्यूचर में कभी रिकरेंस होता है तो हम उसको भी अर्ली पिक कर लें, क्योंकि काफ़ी कैंसर्स रिकर होते हैं। तो अगर डिजीज़ वापस आ रही है तो हमें जितना अर्ली पिक हो जाएगा तो उतना अर्ली हम उसको सेकेंड टाइम पे भी हम उसी तरह से फाइट कर सकते हैं जैसे हम ट्रीट कर सकते हैं जैसे फर्स्ट टाइम किया था। तो इस तरह से एक किसी भी कैंसर पेशेंट की जर्नी फॉलो होती है एंड उस हर फेज़ में डॉक्टर उसका एक साथ में कंपेनियन है, क्योंकि टिल द फ्रॉम द डे 1 जब एक कैंसर डायग्नोज होता है एंड द डे जब भी एक फॉलोअप कंप्लीट होता है, डॉक्टर एंड पेशेंट जर्नी कंटिन्यूस लाइक अ कंपेनियन, तो हमेशा रहते हैं। आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा भी था, द क्लोजेस्ट फ्रेंड टू अ कैंसर फाइटिंग पेशेंट इज हिज और हर ऑन्कोलॉजिस्ट। एब्सोल्युटली। काउंसलिंग का कितना बड़ा रोल होता है डॉक्टर रिचू इसमें, इम्पॉर्टेंट है पेशेंट के साथ साथ उसके अटेंडेंट की? सो कैंसर में बेसिकली हमें सिर्फ पेशेंट ट्रीट नहीं करना होता, हमें पेशेंट की फैमिली के साथ भी एक कॉर्डियल रिलेशनशिप चाहिए। उसका रीज़न क्यों है? क्योंकि कैंसर ऐसी डिजीज़ है जो फिजिकली पेशेंट को बर्डन करेगी बट फाइनेंशियली मेंटली पूरी फैमिली को बर्डन करती है। ठीक है, कैंसर ट्रीटमेंट जो है अभी भी कहीं ना कहीं हम लोग चाह के भी, बिकॉज हमारे देश में इंश्योरेंसेस ज़्यादा, थर्ड पार्टी इंश्योरेंसेस कम हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं जो कि कैंसर पेशेंट को टिल दी एंड हेल्प कर पाएँ। तो डेफिनेटली एक फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल बर्डन कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों में काउंसलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट इसलिए ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं कि मेरी फैमिली ड्रेन आउट हो जाएगी फाइनेंशियली, बट मुझे तो पता है कि कैंसर है, शायद मैं बचूंगा नहीं। तो उस पेशेंट को उस नेगेटिविटी से बाहर निकालने के लिए काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे पास डेडिकेटेड काउंसलर्स भी रहते हैं जो कि पेशेंट को सबसे पहले, जब तक कहते हैं ना कि आपका मन हारा तो हारा, मन जीता तो जीता, इट्स अ फैक्ट। क्योंकि जब तक आपके मन से ये चीज़ नहीं निकलेगी ना कि नहीं आप इस कैंसर को फाइट कर सकते हो, आप जीत सकते हो, विक्ट्री ले सकते हो, तब तक हम जितनी भी कोशिश कर लेंगे हम आपको उतना मोटिवेट नहीं कर पाएंगे कि आप कंप्लीट करो ट्रीटमेंट। कई बार पेशेंट डिफ़ॉल्ट हो जाता है, मंथली डिफ़ॉल्ट हो जाता है, इतना डिप्रेस होता है, खाना पीना छोड़ देता है कि नहीं मुझे अपना एक, इट्स लाइक अ डेथ सेंटेंस फॉर मी, तो मैं अपनी फैमिली को क्यों उसके साथ साथ में धकेलूँ। तो ये सब चीज़ों में ना काउंसलर का बहुत डेडिकेटेड रोल है। इसलिए फ्रॉम द डे 1 व्हेन अ कैंसर इज डायग्नोस्ड, तो उस केस में मुझे लगता है एक फैमिली के साथ सिटिंग, एक फैमिली के साथ अटेंडेंट, जो उनके साथ हमेशा एक अटेंडेंट रहेगा, एक पेशेंट रहेगा, उनकी काउंसलिंग टाइमली होना चाहिए ताकि वो मोटिवेटेड रहें, ट्रीटमेंट के साथ स्टिक करें एंड डेफिनेटली उसी केस में हम लोग कैंसर को आगे ट्रीट कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक डॉक्टर रिचू, कहीं ना कहीं आपने बात की कि आत्मबल खत्म हो गया, तो कोई एक ऐसी पेशेंट स्टोरी जो बहुत इंस्पायरिंग हो उन दर्शकों के लिए जो कहीं ना कहीं, या उनके कोई करीबी कैंसर से जूझ रहे हैं और उन्होंने बिल्कुल हिम्मत हार ली है, तो कोई एक ऐसा पेशेंट स्टोरी आप शेयर करना चाहिए हमारे दर्शकों के साथ? सो मैं कुछ 4 years पहले की बात है, तो आई हैड वन, एक फीमेल पेशेंट थी, शी वॉज ओनली 17 years old। तो वो आई थिंक अपनी 12th के एग्ज़ाम्स दे रही थी। उसका एम था कि शी वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम वो मुझसे मिली तो उसने यही कहा कि मैम कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, बट मुझे लग रहा है कि समथिंग इज़ गोइंग ऑन। उसके हाथ में एक छोटा सा अल्सर था जो हील नहीं हो रहा था। ठीक है, यंग फीमेल। तो पहले उसको लगा, आई थिंक कुछ एंटीबायोटिक्स भी दे दिए लोकल लगाने के लिए। तो जब उसने देखा कि 1 month हो गया बट वो हील नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है साइज़ में, तो वो डायरेक्टली हमारे हॉस्पिटल में आई जहाँ मैं प्रीवियसली काम कर रहे थे। तो हम लोगों ने वहाँ से एक बायोप्सी करी। ठीक है, पहले हमने एक स्कैन करके देखा तो डेफिनेटली एक लीजन था सस्पेक्टेड। तो कहीं ना कहीं हमें लगा था कि कुछ फिशी है एंड मोस्ट लाइकली चांसेस वही थे, यंग फीमेल है, अल्सर हील नहीं कर रहा, तो मोस्ट लाइकली कैंसर के चांसेस होते हैं। तो उस पेशेंट ने हम लोगों ने देखा तो दैट केम आउट टू बी अ डिजीज़ कॉल्ड सार्कोमा। ठीक है, लोकल ट्रीटमेंट किया, उसके वहाँ से सर्जिकली रिमूव किया, देन उसको रेडिएशन दिया गया विद 6 cycles ऑफ कीमोथेरेपी ऑल्सो। एंड उस पेशेंट ने अपने उसी जर्नी के दौरान एग्ज़ाम्स भी दिए क्योंकि शी वॉज सो मच मोटिवेटेड। उसको था कि नहीं मुझे कुछ बनना है आगे, तो डेफिनेटली वो नहीं हार रही थी। ठीक है, उसके पेरेंट्स कभी ना कभी ज़रूर सोचते थे यंग पेशेंट ऐसा क्यों हो गया, बट उसकी इतनी मोटिवेशन थी कि नहीं मुझे ट्रीट होना है क्योंकि मेरे को अपना एम दिख रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो आगे जाना है। एंड लकीली 6 months 7 months के बाद उसका जो डिज़ीज़ था वो बेटर हो गया क्योंकि ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। उसने अपने 12th के एग्ज़ाम्स भी दिए एंड उसके बाद वो बेसिकली
एक मेडिको तो नहीं बन पाई, बट डेफिनेटली वो एक डेंटल कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट में उसको मिल गया था, तो उसने अपनी डेंटल की जर्नी स्टार्ट करी। एंड 2 years बैक, 1 year बैक तक, जब तक मैं दिल्ली में थी, तो वो मेरे पास फॉलोअप के लिए आती थी। अभी भी हम लोग टेलीफोनिकली कॉन्टैक्ट में हैं, एंड थैंकफुली शी इज़ डूइंग वेल। एंड लास्ट 3 years हो गए, अभी तक उसको डिजीज़ नहीं आई है, बट डेफिनेटली अभी भी हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते क्योंकि कैंसर रिकरेंस बहुत कॉमन है। एंड शी इज़ डूइंग अ कंप्लीट पूरा फॉलोअप, रेगुलर फॉलोअप कर रही है, जहाँ पे भी वो ट्रेनिंग कर रही है कि अपने पास ही कि एटलीस्ट हम लोग फॉलोअप में रहे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो, इफ़ यू वांट टू गेट योरसेल्फ ट्रीटेड, और आपको लगता है कि आपको ठीक होना है, तो ये पॉसिबल होता है, ठीक है। कोई और कई बार ऐसा होता है कि लाइक यंग पेशेंट्स हैं, यंग फीमेल्स हैं, अब उनको ये फियर भी होता है कि लाइक कीमो के साइड इफेक्ट्स हैं, सबको पता चल जाएगा कि मैं कीमोथेरेपी ले रही हूँ, बट उस पर्टिकुलरली उस लड़की के लिए, उस पेशेंट के लिए मुद्दा नहीं था। उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या था, मुझे ठीक होना है, मुझे अपना एम दिख रहा है। एंड डेफिनेटली और गॉड हेल्प करता है, एवरीबडी, मतलब एवरीथिंग कम्स इनटू प्लेस जब आपको लगता है कि नहीं, यू वांट टू डू समथिंग। तो सेम चीज़ है, मुझे उसके लिए अच्छा फील होता है। एंड डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि कभी भी ये चीज़ को लेके आपको हारना नहीं है। कैंसर डायग्नोज हो गए, इट्स नॉट अ डेथ सेंटेंस। आप ट्रीट हो सकते हो, आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो अपनी फैमिली के साथ और अपने सारे नियर्स एंड डियर वन जितने भी हैं सबके साथ। बस व्हाट यू नीड टू डू इज़ राइट टाइम पे राइट डायग्नोसिस एंड राइट ट्रीटमेंट। ये तो आपने हमारे शो का ऑब्जेक्टिव भी बोल दिया, टेकिंग द राइट हेल्थ डिसीजन एट द राइट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक यही मुहिम के साथ हमने टुवर्ड्स हेल्थ की जर्नी स्टार्ट की थी। डॉक्टर रिचू, मैं जानना चाहूँगा किस तरह की ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ आज जम्मू में, स्पेशली उजाला सिग्नस जेके मेडिसिटी में अवेलेबल है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, इसके बारे में अगर हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। हमारे पास उजाला सिग्नस में अभी कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर है, ठीक है। वी हैव ऑल द फैसिलिटीज़ फॉर डायग्नोसिस, ठीक है। हम लोग राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्लड टेस्ट टू सिटी स्कैन्स, इमेजिंग, अल्ट्रासोनोग्राफी, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल विद अस। तो कोई भी पेशेंट हमारे पास कुछ सस्पेक्टेड लेके आता है जो हमें लगता है कि इट कैन बी अ कैंसर, तो we do the diagnosis with the help of investigations. उसके बाद हमारे पास we have very good surgical oncologist with us and we have like medical oncologist. I am the medical oncologist, तो definitely जिन patients को chemotherapy या कोई भी advanced treatment की ज़रूरत होती है, after we find out the correct diagnosis हम लोग treat कर रहे हैं। So we have all the facilities available. हमारे पास बहुत अच्छा एक IPD ward है, एक day care chemotherapy day care ward है। We have good ICU facilities also in case अगर patient कभी कोई problem होता है because of chemotherapy और because of the disease itself, तो हम सब लोग चीज़ें जो है उसको मैनेजेबल हो जाती है। सो वी हैव अ कंप्लीट पैकेज इन आवर हॉस्पिटल, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, वी डोंट हैव अ रेडिएशन डिपार्टमेंट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन वी नीड अ रेडिएशन डिपार्टमेंट, जम्मू में वी हैव नंबर ऑफ सेंटर्स जहाँ पे अच्छा रेडिएशन होता है। हम पेशेंट्स के साथ वो करके कोऑर्डिनेट, वी गेट थ्रू इट। ऐसा नहीं कि पेशेंट को हम वो फैसिलिटी अवेल नहीं कराते, डेफिनेटली वी एज अ डॉक्टर टॉक टू देम, तो हम जितना हेल्प हो सकता है पेशेंट की करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, सर्जरी एंड कीमोथेरेपी एंड ऑल एडवांस ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल इन आवर इंस्टीट्यूशन। डॉक्टर रिचू, इस शो के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे, पहला उन पेशेंट्स का जो आज कैंसर को बैटल कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कैंसर डेथ सेंटेंस नहीं है, मैं हमेशा यही मानती हूँ। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले आप कैंसर का इलाज करवाने से पहले उसको टाइमली डायग्नोज करवाएं। डायग्नोसिस होगा तो आप टाइमली ट्रीट हो जाएंगे, एक नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे जो कि एक नॉर्मल इंसान जीता है। दूसरा ये है, स्क्रीनिंग से मत डरें, ठीक है। अपने आसपास लोगों से शेयर करें, डिस्कस करें। जम्मू में ये बहुत प्रचलन है कि कैंसर का नाम नहीं लिया जाता। लोगों को डर लगता है ये बोलने से कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है, नाम लेने से ही हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। नहीं, कैंसर एक वर्ड, ये कैंसर वर्ड जो है सिर्फ ये नहीं कहता कि कैंसर वर्ड आप लोगे तो आपको बीमारी हो जाएगी। कैंसर इज़ नॉट ए दूसरी डिजीज़। कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है जस्ट लाइक ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, जस्ट लाइक डायबिटीज़, कैंसर भी ट्रीटेबल है, पर उसकी कंडीशन यही है कि अगर आप उसको टाइमली पिक करेंगे, टाइमली डायग्नोज करेंगे तो आप उसको ट्रीट कर पाएंगे। तो इसलिए अगर किसी भी तरह का डाउट है, अपने मन में मत रखें, अपनी फैमिली में शेयर करें, अपने कोई आपके साथ में, आपके नेबर्स में कोई है जो मेडिकल प्रोफेशनल, उससे डिस्कस करें और राइट डॉक्टर के पास जाएं। आपके पास उजाला सिग्नस जेके मेडिसिटी है, यू हैव नंबर ऑफ अदर हॉस्पिटल्स जहाँ पे हर तरह का डायग्नोसिस अवेलेबल है, तो आप जाएँ, डायग्नोसिस करवाएं और राइट टाइम पे ट्रीटमेंट लें तो डेफिनेटली यू विल बी ऑल फाइन। एंड डॉक्टर रिचू, लास्ट मैसेज उन दर्शकों के लिए कि वो एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से दूर रहे उनके लिए आप क्या लाइफस्टाइल चेंजेस और मैसेज देना चाहेंगे? वही मैं कह रही हूँ कि 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे फॉरमोस्ट थिंग इज़ कि अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, ठीक है। आपको हेल्दी खाना खाना है, आपको अपने आप को बिल्कुल फिजिकली एक्टिव रखना है, आपको प्रोसेस्ड जंक फूड से दूर रहना है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं बहुत अच्छे माने जाते हैं, वेजिटेबल्स लो, फ्रूट्स
जो होते हैं दे आर क्वाइट हेल्दी, जो आपका एक पूरा गट मोटिलिटी अच्छी मेंटेन रखते हैं। एक आइडियल वेट मेंटेन करके रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि टोबैको एंड एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक, इन दोनों चीज़ों से दूर रहना है। जितना दूर रहेंगे, मोर देन 50% टाइम ऑफ द केसेस आप उन ऑर्गन्स को बचा सकते हैं जो कल इन्हीं चीज़ों की वजह से कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये था हमारा इस हफ्ते का हेल्थ सेगमेंट, टुवर्ड्स हेल्थ, स्पॉन्सर्ड बाय उजाला सिग्नल्स, जेके मेडिसिटी जम्मू। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर रिचू शर्मा का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ इतने महत्वपूर्ण विषय पे अपनी जानकारी साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिचू। आई थिंक ये जो आज का सेगमेंट है इसमें खासकर की जो आपने खास ध्यान दिया लाइफस्टाइल पे, हमारे दर्शक इससे लाइफस्टाइल चेंजेस लेंगे और प्रिवेंशन की ओर चलेंगे रादर देन क्योर की तरफ जाएं। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए टुवर्ड्स हेल्थ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और नई हेल्थ अपडेट के साथ।